आइए दोस्तों देखते हैं टॉप 10 जीके जीएस के क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। तो चलते हैं बिना कुछ देरी के। हमारा वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। आपको याद रखना है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। क्यों की गई थी? देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण के में तेजी से विकास के लिए की गई थी। और पूछा जाता है कि सीमा सड़क संगठन का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मई को मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। और ये आपसे करंट के तौर पर पूछा जाएगा कि सीमा सड़क संगठन ने 7 मई 2024 को अपना कैमा स्थापना दिवस मनाया है। तो सीमा सड़क संगठन ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है, तो इसे याद रखना। और जो ये पूछा जाता है, सीमा सड़क संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और जो सीमा सड़क संगठन है, इसका आदर्श वाक्य श्रमेण सर्वम साध्यम है, और जिसका अर्थ क्या है? कड़ी मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो आपको सीमा सड़क संगठन के बारे में इतना याद रखना है। आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। तो ये वर्ष 1849 में किया गया था। पूछा जाता है, परमहंस मंडली का गठन क्यों किया गया था? इसका गठन किया गया था जाति प्रथा का अंत करना। इसका एक मुख्य उद्देश्य था जाति प्रथा का अंत करना। उद्देश्य तो और भी थे, लेकिन जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो जाति प्रथा का उन्मूलन था। इसे याद रखना। पूछा जाता है कि परमहंस मंडली का गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जाति प्रथा का उन्मूलन था। उन्मूलन मतलब जाति प्रथा को जड़ से उखाड़कर फेंक देना। और इसके संस्थापक तो अनेक सदस्य थे, लेकिन जो इसमें मेन नाम है वो दुर्गाराम मेहता जी हो जाता है और दादूबा पांडुरंग हो जाता है। और परमहंस मंडली का गठन 1849 में किया गया था। और जो इसके संस्थापक थे ना परमहंस मंडली के, अनेक सारे थे, लेकिन इसमें मुख्य नाम तो एक दो ही हैं, जैसे दुर्गाराम मेहता जी हो गए और दादूबा पांडुरंग हो गए। जो इसके संस्थापक थे वो एक ईश्वर में विश्वास करते थे और मुख्य रूप से जाति के नियमों को तोड़ने में रुचि रखते थे। और इसकी जो सभाएं होती थीं, जो सभा के सदस्य होते थे, वो निम्न जाति के लोगों द्वारा पकाए गए भोजन को ग्रहण करते थे और महिलाओं के लिए शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह में भी विश्वास करते थे। तो परमहंस मंडली के बारे में आपको इतना याद रखना है। आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने विधि के डैश स्रोतों का उल्लेख किया है? तो कौटिल्य ने कानून के 4 स्रोतों का उल्लेख किया है। कौटिल्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने अर्थशास्त्र में कानून के 4 स्रोतों का उल्लेख किया है। अब और ये अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार और प्रधानमंत्री थे। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जैसे अर्थशास्त्र से हमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो वो मौर्य वंश था। तो इसे भी याद रखना। आप पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्री हमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो वो मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से जो अंतिम नंद वंश के शासक थे, कौन थे? घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। तो इसे याद रखना। पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से वो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर और 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे थे? तो वो चाणक्य की सहायता से बैठे थे, क्योंकि ये जो कौटिल्य थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार और प्रधानमंत्री थे। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखना है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नववर्ष को अलग अलग भागों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। तो आज मैं नववर्ष जितने भी हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करूंगा। अब जैसे जो हमारा ये नवरेह होता है, ये कश्मीरी हिंदू नववर्ष है। अब जैसे ये हमारा उगादि हो गया, ये क्या है हमारा? ये तेलुगु नववर्ष है। अब जैसे ये विशु हो गया, अब ये क्या है? ये विशु केरल का है। ये क्या हो गया? मलयाली नववर्ष हो गया। और ये पाना संक्रांति या कहीं कहीं पना संक्रांति है, ये हमारा उड़िया नववर्ष हो गया। आइए जानते हैं नववर्षों के बारे में अगले पेज पर।
आप देखिए जो नवरेह है ये कश्मीरी नववर्ष है और ये कब मनाया जाता है? ये चैत्र माह है, जिसे हम अपने कैलेंडर के अनुसार मार्च अप्रैल के महीने में कहेंगे। और ये कश्मीरी हिंदू समुदाय द्वारा मनाया जाता है। और कश्मीरी पंडित नवरेह त्योहार को अपनी देवी सारिका को समर्पित करते हैं। ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कश्मीर में नवरेह त्योहार के दौरान किस देवी की पूजा की जाती है? तो देवी सारिका की पूजा की जाती है। इसे याद रखना, देवी सारिका नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीडी 2023 में पूछा गया था। कौन है? देवी सारिका। अब जैसे अगला देखते हैं, ये तो हमारा हो गया नवरेह के बारे में जो कश्मीरी हिंदू नववर्ष था। अब जैसे उगादि देखते हैं, जिसे तेलुगु नववर्ष कहते हैं। ये चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है, जिसे युगादि भी कहा जाता है। और ये दक्षिण भारतीय लोगों के लिए नए साल का दिन है। और ये जो उगादि है ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ सहित कई मतलब दक्षिण भारतीय राज्यों में प्रसिद्ध है। दक्षिण भारतीय राज्यों में प्रसिद्ध है। अब जैसे ही जो हमारा ये विषु हो गया, अब जानते हैं केरल में धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे मलयालम कैलेंडर के पहले महीने मेदम के पहले दिन मनाया जाता है, इसलिए इसे मलयालम नववर्ष की शुरुआत होती है। मतलब ये मलयालम नववर्ष है। जो ज़्यादातर ये त्यौहार अप्रैल महीने के मध्य में 14 या 15 अप्रैल को मनाया जाता है। जो विषु त्यौहार है ये केरल में अप्रैल महीने के मध्य में 14 या 15 अप्रैल को मनाया जाता है। अब जो ये है हमारा पना संक्रांति, जिसे उड़िया नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसे पाना संक्रांति भी कहते हैं और पना संक्रांति भी कहते हैं, जिसे महाविषुवा संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और ये उड़ीसा के लोगों द्वारा बनाया जाता है। तो ये उड़िया नववर्ष है। आइए अब ये तो रही जो हमारे 4 ऑप्शन थे। आपको मैं कुछ और नववर्ष बताता हूँ जो अनेक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपको कुछ मालूम होंगे उनमें से और कुछ नहीं होंगे। आइए मैं बताता हूँ उनके बारे में। अब जैसे पूछा जाता है तमिल नववर्ष को किस नाम से, ये एनटीपीसी में पूछा गया था कि तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो ये पुथंडू या बरूसा प्राप्पू या प्रप्पू के नाम से मनाया जाता है। अब पूछा जाता है गुजराती नववर्ष को बेस्टू बरस के कहा जाता है। अब पूछा जाता है बंगाली नववर्ष को क्या कहा जाता है? ये भी अनेक बार आता है, पोइला बोईसाख कहा जाता है। अब पूछा जाता है पारसी समुदाय के नववर्ष को किस नाम से? ये नवरोज या नौरोज कहा जाता है। और जिसे हम पतेती और जमशेदजी नवरोज के नाम से भी जानते हैं। और तिब्बती नववर्ष को हम लोसर के नाम से भी जानते हैं। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चेटी चंड। ये पर्व बहुत इम्पोर्टेंट है कि चेटी चंड पर्व किन समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो ये सिंधी समाज के लोगों द्वारा मनाया जाता है। और पूछा जाता है जो चेटी चंड पर्व है ये सिंधी समाज के लोगों द्वारा मनाया जाता है और ये भगवान झूलेलाल को समर्पित है। भगवान झूलेलाल को भगवान वरुण देव जो जल के देवता हैं उनके अवतार माने जाते हैं भगवान झूलेलाल। तो आपको ये याद रखना है। और साथ ही इस दिन क्या होता है? इस दिन सिंधी नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। मतलब ये जो चेटी चंड पर्व है ये सिंधी नववर्ष है, इसे याद रखना। और ये हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। तो आपको ये नववर्ष भी याद रखनी है। ये भी अनेक बार पूछे जाते हैं, इनको भी आप अच्छी तरीक़ा से याद रखना। ये जो चेटी चंड पर्व है ये जीडी में पूछा गया है अनेक बार, तो इसे याद रखना। और अगर देवता की बात करें, ये चेटी चंड पर्व किसको समर्पित है? तो भगवान झूलेलाल को समर्पित है। जो भगवान झूलेलाल जो जल के देवता हैं भगवान वरुण, उनके अवतार माने जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार डैश भूमि वह होती है जो मंदिरों को भेंट की जाती है। अब मंदिरों को भेंट की जाती है, अब ये कहाँ से क्वेश्चन है? जो चोल वंश था तो उसमें जो चोल काल में भूमि के प्रकार थे तो वहाँ से क्वेश्चन है। अब मैं बताता हूँ ये चोल काल में ये 5 नाम आते हैं। जैसे गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को दी गई भूमि को चोल काल में किस नाम से? बेलन बगाई के नाम से जानते थे। अब ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को चोल काल में किसान ब्रह्मदेह के नाम से जानते थे। और किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को चोल काल में किस नाम से जानते थे? साला भोग के नाम से जानते थे। अब ये क्वेश्चन आया है,
इसमें यही तो कि मंदिरों को भेंट की गई भूमि यानी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को उसे हम देवदान या तिरुनमटक्कनी के नाम से जानते हैं। तो यही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देवदान ऑप्शन नहीं है, ये तिरुनमटक्कनी जो भी है वो ऑप्शन में दिया है। अब और जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पल्लीच चंद्रम कहा जाता है, तो इसे भी याद रखना। ये 5 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हमसे पूछा है कि मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को हम क्या कहते हैं, देवदान या तिरुनमटक्कनी कहते हैं। अब ये चोल काल की बात है। अब ये भी याद रखना है चोल वंश के संस्थापक कौन है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय हैं। और चोल वंश का अंतिम शासक कौन है, ये एनटीपीसी में पूछा गया था कि चोल वंश के अंतिम शासक कौन है, ये राजेंद्र तृतीय हैं। तो आपको इतना याद रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ने शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में वर्ष में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की थी। तो प्रयाग संगीत समिति की स्थापना इलाहाबाद में कब की गई थी, ये की गई थी वर्ष 1926 में। वर्ष 1926 में महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर रणजीत सिंह, बैजनाथ शाह और सत्यानंद जोशी द्वारा स्थापित प्रयाग संगीत समिति भारत में संगीत के अभ्यास और प्रसार के लिए प्रमुख संस्थान बनी हुई है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, इसके जो मुख्य नाम है वो कौन कौन से हैं, रणजीत सिंह, बैजनाथ शाह और सत्यानंद जोशी द्वारा की गई थी और वर्ष 1926 में की गई थी इलाहाबाद में। अब तो वर्तमान नाम प्रयागराज है। तो कब की गई थी, 1926 में। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतना याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में क्षत्रिय नृत्य शैली को प्रचलित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो श्रीमंत शंकरदेव थे उन्होंने इस शैली को प्रचलित किया था। अब जो असम के 15वीं शताब्दी के महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव ने इसे प्रचलित किया था, इसे विकसित किया था। और ये हमारे अब शास्त्रीय नृत्य 8 हैं, तो ये हमारा 8वां शास्त्रीय नृत्य है। ये 15वीं शताब्दी का है ये, लेकिन इसे जो संगीत नाटक अकादमी ने इसे मान्यता कब दी थी, मतलब जो 8वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में वो दी थी 15 नवंबर 2000 को। और ये वैसे पूछा जाता है ये कितवीं शताब्दी का है, तो ये 15वीं शताब्दी का हमारा एक क्या है, नृत्य है। और इसको प्रचलित किसने किया था, प्रचलित किया था शंकर देव जी ने। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले झोंपड़पट्टी वासियों को आवास और शौचालय सुविधा प्रदान करना। आइए इस क्वेश्चन के बारे में और देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब जैसे जो वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी कब की गई थी, इसका उद्देश्य तो हमने पढ़ लिया, जो झोंपड़पट्टी और उनको शौचालय प्रदान करना था। इसकी शुरुआत हुई थी 2 दिसंबर 2001 को। इसकी डेट याद रखना, पूछी जाती है, डेट भी पूछी गई थी कि वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी। ये की गई थी 2 दिसंबर 2001 को। इसे भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था और ये हैदराबाद में शुरू की गई थी। और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच हिस्सेदारी का अनुपात 50:50 है। और जो ये वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना है, इसे 2005 में एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया था। जो ये एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम था, इसका भी उद्देश्य ऐसा ही था, मतलब जो झुग्गी झोंपड़पट्टियों में रहते हैं उनको आवास प्रदान करना और शौचालय बनवाना। तो इसका भी उद्देश्य ऐसा ही था, इसलिए वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना को 2005 में एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम में शामिल कर दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अनेक बार पूछा गया है कि राजाओं की घाटी किस देश में स्थित है। तो राजाओं की घाटी मिस्र में स्थित है। अब आपको मैं बताता हूँ, जो हमारे भारत में ये 2 घाटी बहुत पूछी जाती हैं। ये तो पता होगा कि फूलों की घाटी कहाँ, ये उत्तराखंड में, इसको बात नहीं करेंगे। एक सिक्किम में युमथांग घाटी। अब युमथांग घाटी को हम
फूलों की घाटी के नाम से भी जानते हैं। अगर ऐसे ऑप्शन आए कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो वो तो आंसर होगा उसका उत्तराखंड, क्योंकि एक चमोली पिथौरागढ़ जिले में पड़ती है फूलों की घाटी। लेकिन इसे जो सिक्किम की युमथांग घाटी है, इसे भी हम फूलों की घाटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ भी फूलों की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और एक तो ये पूछी जाती है, ये अनेक बार पूछी गई है कि युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है। अब एक गंडीकोटा घाटी है, ये कहाँ स्थित है, जिसे भारत की भव्य घाटी भी कहा जाता है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी पूछी जाती है। ठीक, इसे भी याद रखना है, ये आंध्र प्रदेश वाली घाटी अनेक बार पूछी गई है, ये दोनों घाटी अनेक बार पूछी जाती हैं। अब जैसे अब थाईलैंड की बात है, तो आपको थाईलैंड की राजधानी पता होना चाहिए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और थाईलैंड की मुद्रा बैहत है। आप ऐसे याद मत करो कि थाईलैंड की मुद्रा बैहत है, आपको जैसे इसका नाम थाईलैंड की मुद्रा याद करना है, तो थाईलैंड का नाम लेकर याद करो कि थाई बहत, थाई बहत। अब जैसे नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, अब नॉर्वे की मुद्रा है क्रोन, ऐसे याद बनो नॉर्वेजियन क्रोना या क्रोन। अब जैसे मिस्र की राजधानी काहिरा है और मिस्र की मुद्रा पाउंड है। तुर्की की राजधानी अंकारा है और तुर्की की राजधानी लीरा है। तो आप ऐसे याद करो, तुर्की की मुद्रा तुर्किश लीरा। आप कभी भी मुद्रा आपको ऐसे याद नहीं होंगी, आप कभी भी मुद्रा याद करो तो ऐसे करना, जैसे तुर्की तुर्किश लीरा, तो उसके नाम को आगे लगाकर बोलना, मतलब बिगाड़ के थोड़ा नाम, जैसे तुर्की तुर्किश लीरा। अब जैसे थाईलैंड थाई बहत, अब नॉर्वे नॉर्वेजियन क्रोना या क्रोन, ऐसे आपको अनेक सारी मुद्रा याद हो जाएंगी, इस बात की मेरी गारंटी है। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखना है। आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। डैश ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। तो इसका आंसर होगा राणा कुंभा। ये हमारी विजय स्तंभ है, ये कहाँ स्थित है, ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित एक स्तंभ है। और इसका जो विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, ये कराया था 1437 में। कौन, राणा कुंभा ने। और क्यों करवाया था, महमूद खिलजी को इन्होंने पराजित किया था, महमूद खिलजी को की सेना को इन्होंने पराजित किया था सारंगपुर युद्ध विजय में। इन्होंने एक सारंगपुर युद्ध किया था जिसमें इन्होंने महमूद खिलजी को हराया था, इसलिए इन्होंने इसी उपलक्ष्य में इस विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। और जो ये विजय स्तंभ है, ये 122 फीट ऊंची है और 9 मंजिलें इसमें आप गिन सकते हैं, इसमें 9 मंजिलें, और इसे चढ़ने के लिए इसमें 157 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।